धार जिले के धामनोद में राजराजेश्वरी मंदिर के समीप स्थित होटल देवेंद्र रेस्टोरेंट एंड ढाबे में एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक ड्राइवरों के नहाने धोने के लिए बनी पानी की हौदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही धामनोद 112 डायल और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। धामनोद के राजराजेश्वरी मंदिर के पास स्थित होटल देवेंद्र रेस्टोरेंट एंड ढाबे में ड्राइवरों के नहाने धोने के लिए बनाई गई पानी की हौदी में ग्राम सराय निवासी विक्रम बघेल के डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीओपी मोनिका सिंह भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। युवक की जेब से राशन पर्ची एवं गुटखा पाउच निकला। पुलिस ने शव को हौदी से बाहर निकलवा कर पंचनामा कार्यवाही शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक के हौदी में डूबने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 2026 को राजराजेश्वरी ढाबे के पास देवेंद्र ढाबा पर जहाँ पानी की हौदी बनी हुई है, जिसमें लोग ड्राइवर वगैरह सब नहाते करते हैं, उसमें एक अज्ञात लाश मिली है जो पता नहीं किस प्रकार से वह उसमें गिरी है और पुलिस आई है और पूरी जांच कीमाई हुई है, जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पाटीदार। हाँ, धामनोद। एक डेड बॉडी मिली है यहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर में, क्या मामला है? राजराजेश्वरी मंदिर के नीचे एक ढाबा है। ढाबे के पास में पानी का हौद है नहाने का। वहाँ पे कोई व्यक्ति गिरा हुआ था जिसकी सूचना मिली, पुलिस भी आई है। वो डेड बॉडी को जब्त करके धामनोद थाने में मर्ग कायम कर लिया। क्या नाम है आपका? उप सरपंच सन्नी जाट, ग्राम पंचायत चिकटा और ढानी। पे क्या पूरा घटनाक्रम है? राजराजेश्वरी मंदिर के पास में एक देवेंद्र ढाबा है, उसमें एक टंकी बनी हुई है जहाँ पे यूजुअली सारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स नहाते हैं। उस टंकी में एक शव मिला था और जिसको भी हम पीएम के लिए पहुँचा रहे हैं। उसके जो पॉकेट्स हैं उसमें हमें एक राशन पर्ची मिली है, जिससे उसकी जो शनाख्त है वो विक्रम बघेल के रूप में हुई है, जो कि सराय गाँव थाना नालछा का निवासी है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही मामले के तथ्यों के आधार पर जो भी चीज़ें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई। सर, आपका शुभ नाम और पता? एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह। अंजड़ थाना प्रभारी आर चौहान को अल्पसंख्यक विकास कमेटी द्वारा सोमवार देर शाम कोलकाता के नाजिया इलाही के विरुद्ध सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं यूट्यूब एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर दिए गए इंटरव्यू में नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के बारे में अश्लील, आपत्तिजनक एवं अशोभनीय टिप्पणी करने की, गुस्ताखी करने एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने में संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। रात 9 बजे उपरांत बताया गया कि जिले सहित देश भर में नाजिया इलाही के इस बयान की आलोचना हो रही है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हाजी इनायतुल्लाह गाले के नेतृत्व में अंजड़ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और समाजजनों ने एफआईआर की मांग की गई है। हम बात करते हैं हाजी इनायत सेठ से। इनायत सेठ, आज आप अंजड़ पुलिस थाने पे क्या कार्य के लिए आए? एक अशोभनीय टिप्पणी नाजिया खान निवासी कलकत्ता वाली हैं, उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है, जो बहुत गलत और सारे मुस्लिम समाज को उस टिप्पणी से पूरा रौद्र है और वो इस टिप्पणी के सारे खिलाफ हैं। हम लोग सब अंजड़ मुस्लिम जमात इसका विरोध करती है और टीआई महोदय से निवेदन करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना अंजड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। विषय: नाजिया इलाही खान निवासी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के द्वारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं यूट्यूब पर अन्य प्लेटफार्मों पर दिए गए इंटरव्यू में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के बारे में अश्लील बातें, आपत्तिजनक, अशोभनीय टिप्पणी करने के, गुस्ताखी करते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम मुस्लिम सुन्नत जमात अंजड़ यह निवेदन करते हैं कि राजनीतिक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान के द्वारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक एवं यूट्यूब और अन्य प्लेटफार्म पर दिए गए इंटरव्यू में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं उनकी बीवी के जीवन के बारे में अश्लील, आपत्तिजनक, अशोभनीय टिप्पणी
की है, उनकी बीवी के जीवन के बारे में अश्लील, आपत्तिजनक, अशोभनीय टिप्पणी और गुस्ताखी की है, जिसका वीडियो मैंने हम मुस्लिम समाज अंजड़ के लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा है या सुना है। उक्त वीडियो में हमारे प्यारे धार मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया मंगलवार सुबह धार स्थित भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग्देवी का पूजन अर्चन किया, आरती में शामिल हुए तथा हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति और सरस्वती वंदना में सहभागिता के इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए पवैया ने कहा कि भोजशाला पहुंचकर उन्हें वर्ष 1966 का आंदोलन याद आ गया, जब गंगा जल चढ़ाने के दौरान उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद भोजशाला को सनातन समाज की आस्था और असीमता से जुड़े दूसरी बड़ी जीत मानते हैं। उन्होंने वर्षों तक चले आंदोलन और इसमें योगदान देने वाले लोगों तथा बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पवैया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोजशाला परिसर में सरस्वती लोक विकसित करने की घोषणा स्वागत योग्य है। उनका मानना है कि महाकाल लोक की तरह सरस्वती लोक बनने से धार भी देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने आंदोलन से जुड़े परिवारों के सम्मान के लिए राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया। भोजशाला से जुड़ी मूर्तियों की वापसी के सवाल पर पवैया ने कहा कि इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए वे अधिकृत नहीं है। वहीं अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अनियमितता की है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन किसी व्यक्ति के कृत्य के आधार पर राम मंदिर या उससे जुड़ी आस्था पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। धार की भोजशाला में आकर मैं बहुत भावनाओं से सराबोर हो गया हूँ। मुझे 30 साल पुराना मंजर आज बार बार याद आ रहा है। 1996 का 6 दिसंबर 96 को गंगा जल चढ़ाने के लिए इसी परिसर में संगीनों ने, लाठियों ने, घुड़सवार पुलिस ने हमको रोककर जेल में डाल दिया था। जैसे अयोध्या में सत्य की जीत हुई 500 साल के संघर्ष के बाद, न्यायपालिका की दहलीज पर अयोध्या के बाद सनातनियों की अस्मिता की ये दूसरी बड़ी जीत मानता हूँ भोजशाला को। और इसलिए आज मैं 700 वर्षों तक जिन सनातनियों ने संघर्ष किया भोजशाला की अस्मिता को वापस लाने, अपने मंदिर को वापस पाने के लिए, उन संघर्ष के योद्धाओं को और यहाँ के इस आंदोलन में 3 बलिदानियों को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। हम कृतज्ञ हैं वो संघर्ष करने वालों के। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 7-8 वर्षों तक मैंने भी भोजशाला के संघर्ष की अगुवाई की। मैं इस देश की एक विशेषता मानता हूँ, सनातनी उदार हो सकते हैं लेकिन उन्होंने अपने आस्था के केंद्रों के खंडहरों को भी परिक्रमा लगाने से वंचित नहीं किया। लगातार परिक्रमा करते रहे, अयोध्या के ढांचे की परिक्रमा करते रहे, भोजशाला परिसर के लिए प्रतिज्ञा लेते रहे। और इसी का परिणाम है कि आज भोजशाला के सत्य को सत्य माना गया है। मुझे दुख होता है कि मैं उत्खनन जो हुआ, पुरातत्व ने यहाँ पर किया, उसमें हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ नीचे हनुमान जी महाराज की मूर्ति को किस काल में दबा कर रखा गया। भगवान की मूर्तियों को जमींदोज करके रखा। यहाँ के आचार्यों के परिवारों को किसी काल में तलवारों से काट दिया गया, क्योंकि ये तो मालवा का नालंदा होता था भोजशाला। कितने अत्याचार हुए। और इसलिए आज मैं अभिभूत हूँ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सरस्वती लोक बनाने की घोषणा की है। जैसे महाकाल लोक बनने से
उज्जैन का कायाकल्प हुआ है। देश भर के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये धार की बहुशाला का जब सरस्वती लोक के रूप में पूरा पुनरुद्धार होने वाला है तो धार में भी पूरे भारत और पूरे संसार के लोग आएंगे। ये धार के ही कायाकल्प करने वाला होगा। सरकार ने बलिदानियों के परिवार को सम्मान दिया है, उसके लिए भी साधुवाद। और भगवती बाग देवी से प्रार्थना कि आप जो लंदन में विराजी हैं, जल्दी कृपा करके आप भारत पधारें और ऐसा भविष्य में होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं मूर्ति वापस लाने के? नहीं, मैं अधिकृत नहीं हूँ ये कहने के लिए, लेकिन मैं जय बहन जी, अयोध्या के राम मंदिर को जो चढ़ावा की चोरी को लेके आप क्या कहना चाहिए? उन्हें सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है, योगी जी ने जो अयोध्या स्वयं जाकर एक बार घोषणा कर दी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, SIT का गठन हो गया, तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने पाप किया है वो सीखचों की ओर बढ़ गए हैं। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक तबका इस देश में ऐसा है, राजनेताओं का और तथाकथित अनसोशल मीडिया का, जो लोग सोशल मीडिया कहते हैं, एक नैरेटिव देश में खड़ा किया जा रहा है कि जो राम मंदिर हमने 2 लाख बलिदान और 500 साल के संघर्ष के बाद पाया, जिन राजनीतिकों ने मंदिर बनने के बाद भी भगवान से पीठ फेर कर खड़े हैं, आज तक दर्शन नहीं कर पाए, उनको बहुत चिंता हो रही है। कोई चोरी की घटना हुई है, कोई पाप हुआ है, तो उससे भगवान राम की और राम जन्मभूमि की महिमा को लांछित नहीं किया जा सकता है। ये देश के लोगों में नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि लोग अयोध्या कम जाएं। उससे राम जन्मभूमि कलंकित नहीं हो गई है। इतिहास में कई लोगों ने इस तरह के पाप किए, उनकी जगह जेल में होती है, उनकी भगवान की अदालत में भी उनके फैसले होते हैं, कोई बच नहीं पाएगा। सर, गाय को लेके शुभेंदु अधिकारी का कहना है 14 साल बाद गाय काट सकते हैं, तो गाय को लेके आपका क्या कहना है? राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, राष्ट्रीय माता घोषित होना चाहिए? नहीं, अब मैं इतना बड़ा अखिल भारतीय नेता तो नहीं हूँ कि आप आसाम बंगाल के सवाल मुझसे कर रहे हैं। खरगोन जिले में महेश्वर क्षेत्र के हाईवे मार्ग पर आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए लाखों रुपए की 23 पेटी अवैध शराब और एक लग्जरी थार कार को जब्त किया है। दरअसल आपको बता दें, हाल की कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस और आबकारी विभाग अब वाहन के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटा है। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर की ओर से एक काले रंग की महिंद्रा थार कार में अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना मिलते ही आबकारी उप निरीक्षक देवराज नगीना के नेतृत्व में टीम ने एबी रोड पर घेराबंदी की टीम को देखकर वाहन सवार तस्कर कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 243 बल्क लीटर अवैध देशी और विदेशी शराब बरामद हुई। जब्त शराब में 25 पेटी देशी मलेन मदिरा, 1 पेटी मैकडोवेल विस्की और 1 पेटी लंदन प्राइड विस्की शामिल है। जब्त शराब और महिंद्रा थार वाहन सहित कुल माल की अनुमानित कीमत 13,13,348 रुपए आंकी गई। मामले में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वाहन नंबर के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
फेक लोन ऐप, डिजिटल अरेस्ट और फेक स्टॉक मार्केट जैसे सोशल मीडिया एक्टिविटी से आम जनता के साथ बढ़ती साइबर ठगी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आज थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव के निर्देशन में पुलिसकर्मी और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान सेफ क्लिक 2.0 के अंतर्गत बस स्टैंड पर एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें साइबर ठगी के शिकार होने से बचने के लिए नाटकीय कलाकारों के द्वारा बताया गया कि आम जनता के साथ किस तरह से साइबर ठगी की जाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए आम जनता के समक्ष 3 छोटे छोटे नाटक के माध्यम से नागरिकों सचेत रहने के सुझाव दिए गए और यदि किसी भी नागरिक के साथ यदि साइबर ठगी हो जाती है तो बिल्कुल ना घबराएं, तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने या 1923 डायल कर उसकी सूचना दें, जिससे कि आपके साथ हो रही ठगी को रोका जा सके। किसी भी विभाग के द्वारा आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जा सकता। फेक लोन ऐप, फर्जी स्टॉक मार्केट और APK फाइल का कभी भी इस्तेमाल नहीं करें और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP और डाटा शेयर ना करें। ऐसे मेहनत से कब तक अपन कमा कर खाएंगे। चलो किसी न किसी का बंटा ढार करते हैं ताकि उसकी मेहनत की कमाई के पैसे अपने को मिल सके। ठीक है, करते फिर। यह कार्यक्रम यहाँ पे जो आज आयोजित किया गया पुलिस मुख्यालय वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम, इसके माध्यम से प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम निर्धारित हैं। आज उसी कार्यक्रम की कड़ी में यहाँ पर नाटक नौटंकी के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर बस स्टैंड या किसी भी ऐसी आम जन की भीड़ में जाकर जनता को जागरूक करने का निर्धारित कार्यक्रम रखा गया था। इसी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने ये ग्रामीण हमारी जो नगर सुरक्षा समिति की टीम है, हमारे जो स्कूल के कॉलेज के छात्र हैं, उनके साथ मिलकर एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक आयोजन के तहत ग्रामीण जनता को फ्रॉड कॉल से कैसे सचेत रहना है, फ्रॉड ठगी में अगर शिकार हो जाते हैं तब 1930 पर कॉल कर अपने आप को पैसा कैसे बचाना है इत्यादि के बारे में से नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया है। इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। इसी को लेकर बनावर थाना अंतर्गत चौकी बाकानेर में खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही। इस क्षेत्र में बालू रेत के डंपर सुबह 4 बजे के करीब गांधी चौराहा से निकलते हैं और गंदवानी, जिंदाबाद व अमचेरा जाने के लिए सिंघाना से चिकली होकर गंदवानी के बाहर होते हुए, अवलदा होते हुए, जिंदाबाद होते हुए, अमचेरा होते धार निकलते हैं। अवैध उत्खनन नर्मदा किनारे बड़ा बड़दा ग्राम दगटपुरा पटवार और नर्मदा तट ग्राम रतवा से निकलते हैं, जो आसपास के क्षेत्रों में बगैर रॉयल्टी से बिक रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी, इस क्षेत्र में खुलेआम डंपर निकलते हैं क्योंकि इन डंपर के मालिक प्रति माह की राशि देते हैं, जिन्हें अवैध रेत का खनन करने का कोई भय नहीं रहा और अवैध उत्खनन हो रहा है। आज मनावर थाने के अंतर्गत बाकानेर चौकी में खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही की अवैध बालू रेत उत्खनन करते हुए 3 पोकलेन मशीन, 1 JCB, 1 जंपर को किया जब्त। खनिज अधिकारी संदेश पिपलोदिया, माइनिंग इंस्पेक्टर और जिला खनिज अधिकारी परमार धार की बड़ी कार्यवाही ग्राम दगड़पुरा पटवार और नर्मदा तट ग्राम रतवा से की गई जब्त। वाहनों को पुलिस चौकी बाकानेर में खड़ा किया। कार्यवाही जारी है। इस कार्यवाही से अवैध रेत उत्खनन करने वालों में भय बन गया। जहां एक और शासन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य, संदीपनी जैसे बड़े स्कूलों की इमारतें तैयार कर बच्चों के भविष्य संवारने के सपने संजो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिरनिया के ग्राम निमसेट में बच्चों को स्कूल में भर्ती करने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की हठधर्मिता के चलते जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण 84 मासूम शिक्षा से वंचित होते नजर आ रहे हैं। अभिभावक अपने 84 बच्चों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे के घर पहुंचे और लगाई मदद की गुहार। भाजपा जिलाध्यक्ष ने संबंधित विभाग के अधिकारियों सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी से चर्चा कर बच्चों के अभिभावकों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आश्वासन दिया।
उसके बाद अभिभावक अपने बच्चों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के रहने वाले बच्चों के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक ग्राम नीमसेठी में पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए ग्राम शिवनाथ जाना पड़ता था, जहां स्कूल में एडमिशन लेना था। जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो पाई, जिस कारण बच्चों को गाँव में ही खेती करना पड़ रही है। कि जाति प्रमाण पत्र के लिए गए थे हम सरपंच साहब के पास, है नहीं। सरपंच साहब ने मना कर दिया, जैसे बच्चों उनको छात्रावास में भर्ती करना था, लास्ट डेट थी 20 तारीख की, तो वहाँ छात्रावास में भी हाँ कर दिया था कि इनकी प्रोफाइल में जाति प्रमाण पत्र लगेगा, 2-3 दिन में जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, तुम बनवा लो तो यहाँ सीट भी मिल जाएगी छात्रावास में। तो हम सरपंच साहब के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया। हमारा प्रूफ होते हुए जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मेरा है, मेरे पापा का है, परिवार का है, ज़मीन है 12 लाख के नाम से, उसके बावजूद भी वो बोल दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, जो करना है वो कार्रवाई कर दो बोले। ये प्रमाण पत्र नहीं बना तो क्या नुकसान हुआ आपका? बच्चों उनका भविष्य खराब हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, हमको निर्णय चाहिए कि भाई बच्चों उनका 1 साल खराब हो रहा तो जाति प्रमाण पत्र बनने को होना हमारा, और बच्चे भी स्कूल में बैठने को होना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 84 बच्चे निकल रहे हैं, उसे काउंटिंग करी हमने। तो उसकी शिकायत आपने कहीं पे की? शिकायत हमने यहाँ जीजी के पास भी आए थे, है नहीं, एसडीएम में। तो एसडीएम साहब बोल रहे कि ये कागज़ तो सही है, जैसे एसडीएम साहब का बना है पुराना रिकॉर्ड से, तो सरपंच साहब को क्या दिक्कत है, और वो कौन होते हैं जाति बनाने वाले और जाति नहीं बनाऊंगा रोकने वाले, ऐसे बोल रहे वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूरेलाल गोले। क्या है पूरा विषय? ये 2 दिन पहले मेरे पास आए थे कि हमारे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो मैंने फिर एसडीएम साहब से और बीआरसी से इनसे बात करी। उन्होंने बोला कि सोमवार के दिन, एसडीएम साहब ने बोला कि सोमवार के दिन मेरे पास भिजवा देना, मैं प्रमाण पत्र बनाने की उनको बता दूंगा कि इनको, वो सरपंच को। सरपंच अब किस कारण से नहीं बना रहा है वो उनका वो जाने, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। मैंने सभी अधिकारियों से बात करी, आज टीएल बैठक होने के कारण से कोई अधिकारी मिला नहीं और उनके संज्ञान में बात डाल दी थी। इसमें अधिकतर बच्चे आदिवासी हैं और सरकार एकलव्य स्कूल और सीएम राइज स्कूल और छात्रावासों के माध्यम से पढ़ा रही है, उसके बावजूद ये स्थिति बनी है, तो आप क्या करें? नहीं, वो आए नहीं थे ना, हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई थी, नहीं तो आती तो फिर इतनी बड़ी बड़ी छात्रावास हमारी सरकार खोली हुई है, शांतिपनी विद्यालय को हो, हॉस्टल को हो, सभी दूर से सुविधाएं बच्चों को मिल रही है, लेकिन हमारे संज्ञान में ये बात आई नहीं थी और अभी आई है। तो अभी हमने सभी अधिकारियों से बात करके तुरंत निराकरण करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और हो जाएगा निराकरण, ये मुझे पूरा भरोसा है हमारी सरकार के ऊपर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुणावन में रेलवे ब्रिज पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला जमनाबाई अपने देवर के साथ स्कूटर पर सवार होकर धार से घाटा बिल्लोद की ओर जा रही थी। इसी दौरान गुणावन में रेलवे ओवर ब्रिज के पीछे से आ रहे ट्रक ने एक्टिवा को जोरदार टक्कर मारी, जिससे महिला गिर गई और महिला के सिर पर ट्रक चढ़ गया और सिर के चिथड़े बिखर गए। महिला के साथ उसका देवर और बेटा भी था। इस घटना में दोनों को कुछ नहीं हुआ, जबकि महिला की दर्दनाक मौत हो गई। गुणावन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे पटरी के ऊपर ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी एक लेन फिलहाल चालू की गई और आने और जाने दोनों वाहन एक ही लेन से गुजर रहे हैं, जिससे हर समय दुर्घटना का कारण बना रहता है। महिला की पहचान घाटा बिल्लोद निवासी जमनाबाई के रूप में हुई है। वहीं अज्ञात ट्रक टक्कर मारकर फरार हो गया है। क्या नाम है आपका? निखिल मालिया। अच्छा, ये दुर्घटना हुई है गाँव में, कौन थे और कैसे क्या हुआ? सर, वो मेरी भाभी थी और मेरे को बोला कि बस से जा रहे हैं। मैंने कहा अभी क्या बस से जा रहे? बोले नहीं मेरे को छोड़ दो, आप घाटा बिल्लो छोड़ दो तो मैं चले गया। बोले, मैंने कहा बस से चले जाओ इधर से, तो बोले नहीं आप तो मेरे को गाड़ी से छोड़ दो। तो उधर बोले लड़की का बर्थडे है, तो बोले कार्यक्रम में जल्दी जाना है, बोले छोड़ दो आप। इधर से जा रहे थे तो जैसे मेरी गाड़ी पीछे बटी तो इधर की साइड पे ट्रक वाले ने टक्कर जैसी मारी तो ट्रक के नीचे आ गए। और उस कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या नाम है इनका? धार से घाटा बिल्लो जा रहे थे। और नाम क्या? घाटा बिल्लो किस लिए जा रहे थे? वो घाटा बिल्लो ही रहते थे भाभी हो। हाँ, कहीं आए थे कहीं काम के लिए, तो मेरे को मिल गए तो बोले छोड़ दो आप वहाँ। क्या नाम है? जमुना भाभी। कौन कौन थे स्कूटी में सवार? स्कूटी में मैं था और मेरा नाम वकील है, मैं उनका देवर लगता हूँ, और भाभी थी, बस कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, और ट्रक वाला आया था, टक्कर जैसी मारी तो मैं उधर की साइड गिरा हूँ, वो उधर की साइड गिरे।
अच्छा, ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मारी। हाँ अच्छा, स्कूटी के साथ में बच्चा भी सवार था? हाँ, नहीं लगी बच्चा को। ठीक है, ठीक। नाम बता दो। वकील मालिया। हाँ, एक महिला जमुना बाई नाम से एक्सीडेंट केस की महिला आई है, जिसके सिर में इंजरी है और उसकी डेथ हुई है। अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आई है। सर कितनी उम्र है? और उम्र लगभग देखने में 35 वर्ष की लग रही है, 35 से 40 वर्ष के बीच में है वो। क्या नाम है महिला का नाम जमुना बाई। आपका नाम? मैं डॉक्टर दिनेश कुमार चौधरी, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धार। पलहर नगर में आज स्नान पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, माता सुभद्रा जी और प्रभु सुदर्शन जी का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 108 कलशों से भव्य महाअभिषेक संपन्न हुआ। हजारों भक्तों ने लिया महाप्रसाद का लाभ। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महाअभिषेक के पश्चात आयोजित महाप्रसाद वितरण में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। पल्हर नगर रहवासी संघ द्वारा आयोजित इस महोत्सव में उज्जैन इस्कॉन मंदिर के गुरुजनों के सानिध्य में पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। आयोजन समिति के सदस्य राजू मायती ने सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों और भक्तों का आभार व्यक्त किया। प्रभु पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन अत्यधिक जल से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। इस कारण अगले 15 दिनों तक प्रभु अनसर विश्राम काल में रहेंगे और इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन नहीं होंगे। 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। बीमारी से स्वस्थ होने के बाद प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन 16 जुलाई को किया जाएगा, जिसके लिए भक्त अभी से उत्साहित हैं।